नमस्कार भाई, क्या हाल चाल। आई होप आप सभी लोग फिट एंड फाइन हैं। स्वागत है आप सभी का साइंस एंड फन पे, जहां पे टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। आई होप आप सभी लोग फिट एंड फाइन हैं। और आज हम लोग बेटा जो है वो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ऑल्दो लास्ट क्लास में मेजर मेजर चैप्टर हमारा खत्म हो गया था। ऑल्दो अगर मैं बोलूं मोटा मोटा दो टॉपिक्स है जिसके ऊपर हम लोग अगली क्लास यानी कि वेडनेसडे वाली क्लास में बात करेंगे, क्योंकि मंडे वाली क्लास ही मैंने आपको बताया था हम आज संडे को ले रहे हैं। लेकिन एक हमारे पास है कोरोजन। कोरोजन का क्या कनेक्शन है हमारी रेडॉक्स रिएक्शन से, ये हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। बहुत सिंपल टॉपिक है। और एक हमारे पास है प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस भी काफी अच्छा टॉपिक है। इजी भी कह सकते हैं इसको, अच्छा भी कह सकते हैं। ये दो टॉपिक्स कह रहा हूं, जो ये दो टॉपिक्स जो है बेटा वो करने के बाद इनके ऊपर कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, हम कर लेंगे खुद से बना के। एनसीईआरटी का एक आध सवाल है, बट ओवरऑल ये हम लोग वेडनेसडे को करेंगे। लेकिन वेडनेसडे को हमारा जो चैप्टर है वो खत्म हो जाएगा। मैंने ये दो टॉपिक क्यों लिख दिए, क्योंकि आज मैं बोलूं कि आज हम क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हैं, एनसीईआरटी कर रहे हैं, तो मुझे पता है बहुत सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में बोलेंगे कि ये टॉपिक नहीं हुआ वो, तो मैंने पहले लिख दिया, क्योंकि मुझे पता है बच्चे परेशान रहते हैं। ऑल्दो मैंने कितनी बार बोला कि चैप्टर पूरा होने के बाद आप जज किया करो, बट ठीक है, अभी के लिए फिलहाल मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, आवाज कम आ रही है थोड़ी? नहीं नहीं नहीं, क्या बात कर रहे हो? मैं इसको बढ़ा देता हूँ, बाकी आवाज कम तो नहीं आनी चाहिए। ठीक है, बढ़िया आ रही है, बढ़िया आ रही है। हाँ चलिए, तो आज हम करेंगे कुछ सवाल एनसीईआरटी के हैं, और कुछ सवाल जो है हमारे पास वो ये सारे एनसीईआरटी के सवाल चल रहे हैं, और टाइम बचा तो विनर सीरीज के सवाल पे भी चलेंगे। ठीक है, चलिए लेट्स गो। हाँ, शुरू करें शुरू करें। आज संडे है, हाँ मुझे पता है संडे आज। ठीक है, हाँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बाद ऑर्गेनिक शुरू कर देंगे। यस, चलिए। तो सबसे पहला सवाल जो कि लास्ट क्लास में हमारा रह भी गया था, और मैंने कहा था कि ये सवाल 10th क्लास के बच्चा भी कर लेगा, है ना, जिसने करंट इलेक्ट्रिसिटी यानी कि इलेक्ट्रिक चैप्टर पढ़ लिया। इफ अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर फ्लोज थ्रू अ मेटेलिक वायर ऑफ फॉर 2 आवर्स, देन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स वुड फ्लो थ्रू द वायर। तो सबसे पहले आपको करंट जो है वो दे रखा है 0.5 एम्पियर, और टाइम यहां पे आपको दे रखा है 2 आवर्स। सही है, यहां से चार्ज हमारे पास हो जाएगा आई टी। ठीक है, आई हो गया 0.5 और टाइम हमारे पास हो गया 2 आवर्स। 2 आवर्स का मतलब हो गया हमारे पास हर एक घंटे में हमारे पास 3600 सेकेंड्स होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 7200 सेकेंड्स आ जाते हैं। तो यहाँ पे टाइम आ जाता है 7200। ठीक है, अब 7200 को अगर मैं 0.5 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 3600 ही आ जाता है। ये मेरे पास चार्ज आ जाता है, चार्ज आ जाता है। क्या आ जाता है? चार्ज आ जाता है। ठीक है, ओके। ऑल्सो अब Q इज इक्वल टू एन ई, ये हमने फिजिक्स में पढ़ा हुआ है और 10th में भी पढ़ा था, बेसिक बेसिक। तो कितना चार्ज हमें चाहिए? आंसर है 3600। इसके लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे यानी कि n, और E होता है 1.6 इंटू में 10 की पावर -19। यहां से n आ जाएगा 3600 इंटू में 10 की पावर 19 अपॉन में 1.6। इतने इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास आंसर है। डन। ठीक है, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल पे आते हैं। अगला सवाल कह रहा है कंसीडर द रिएक्शन Cr2O7 -2 plus 4 14H plus 6 electron gives 2 Cr plus 3 plus 7H2। व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन कूलम्स। कितनी इलेक्ट्रिसिटी यानी कितना चार्ज चाहिए होगा कूलम में, आपको बताना है 1 मोल Cr2O7 -2 को रिड्यूस करने के लिए। पहले अगर आप देखें तो Cr2O7 -2 कन्वर्ट हो रहा है 2Cr plus 3 में। बाकी सबको छोड़ देते हैं। यहाँ पे Cr जो है आप सबको पता होगा शायद +6 फॉर्म में है। ये हमने रेडॉक्स में 11th में बहुत बार किया, बट स्टिल मैं आपको बता देता हूं। ऑक्सीजन के लिए -2 होता है, तो 7 2 14, 14 में से 2 गए हमारे पास तो बचा 12, 12 का आधा हमारे पास हो गया 6। तो ये जा रहा है 6 से 3, ये जा रहा है 6 से 3। अब यहाँ पे 6 इंटू में 2 12, तो +12 से ये जा रहा है 3 इंटू में 2 +6। तो कई बच्चे इसमें क्या करते हैं, गलती क्या करते हैं, वो 6 से इसको 3 ले जाते हैं और उनको लगता है कि 3 मोल्स इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां पे ऐड हो रहे हैं, बट एक्चुअली में 3 मोल्स ऐड नहीं हो रहे हैं। +6 नहीं है, ये +12 है, बिकॉज 2 Cr है। तो 6 इंटू 2 12, तो +12 से आप +6 जा रहे हो।
यानी कि यहां पे 6 मोल इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐड होंगे। अच्छा, अगर 6 मोल इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे तो हर एक मोल पे 6 मोल चाहिए। तो मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड अगर मैं लिखूं, मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड कितना होगा भाई? अब मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन जो रिक्वायर्ड होगा वो हमारे पास आएगा 1 मोल हमने लिया है और हर एक मोल पे 6 चाहिए। अगर यहां पे 2 मोल लिखा होता तो ऑब्वियसली बात है, यहां पे इंटू में 2 हो जाता। तो आंसर है 6 मोल इलेक्ट्रॉन्स आपको चाहिए होंगे और हर एक मोल पे चार्ज कितना होता है? 96500। तो चार्ज जो हमें रिक्वायर्ड होगा, चार्ज रिक्वायर्ड वो हमारे पास होगा 6 इंटू में हर एक पे होता है 96500। इसको मल्टीप्लाई किया, इतना कूलम हमारे पास चार्ज आ गया। डन है सर। 11th के जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेक्चर डलवा दो बेटा। पहली बात तो आप ऐसे स्पैम मत किया करो क्लास के दौरान प्लीज, ठीक है। दूसरी बात, मैंने आपको कहा था कि आप 12वीं क्लास के बच्चे हैं। अगर मैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 20 लेक्चर डाल दूंगा यहाँ तो आप 20 के 20 नहीं देख पाएंगे, बाकी बच्चे भी कंफ्यूज होंगे। इट इज बेटर आप 11th क्लास के 1 शॉट्स जो मैंने बनाए हुए हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, आशु गई 11 12 वाले चैनल पर जाके वो देख लो। सब पढ़ाया है, कुछ भी छोड़ा नहीं है। बस 20 घंटे का काम 3 घंटे में कराया, तो वो देख लो, बेटर रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये वाले सवाल कैसे, और ये वाले सवाल, अरे कहां गया, ये वाले सवाल और ये वाला क्वेश्चन और ये वाले क्वेश्चन दोनों सेम है। ये वाला तो मैंने शायद आपको कल क्लास में करवा दिया था। हाँ, ये वाला क्वेश्चन तो निकल वाला तो हो गया था, तो इस क्वेश्चन को मैं हटा देता हूं, ये हमने कर लिया था, ठीक है। अब इन सवालों पे आते हैं। ये 2 बार डल गए ना? हाँ ये तो हो गया, ये भी कर रहे हैं आज, मतलब ये 2 बार डल गए गलती से, ठीक है। चलो तो आओ ये वाले सवाल को बनाते हैं। हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इन टर्म्स ऑफ फराडे, यानी यहां पे आपको इन टर्म्स ऑफ फराडे बताना है। इन टर्म्स ऑफ फराडे बताना है, मतलब एफ में आंसर देना है। जैसे इस वाले क्वेश्चन में आपको कूलम्स में आंसर देना था, इस वाले में आपको आंसर एफ में देना है। तो हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इन टर्म्स ऑफ एफ इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस, आपको 20 ग्राम कैल्शियम चाहिए कैल्शियम क्लोराइड से। सबसे पहली बात तो, अगर आपको कैल्शियम क्लोराइड से कैल्शियम चाहिए, अगर आपको कैल्शियम क्लोराइड से कैल्शियम चाहिए तो बेसिकली आपको कैल्शियम +2 से कैल्शियम चाहिए, और कैल्शियम +2 से कैल्शियम के लिए 2 मोल इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी हर एक मोल पे। ये समझते हो, कैल्शियम क्लोराइड से कैल्शियम निकालना मतलब कैल्शियम +2 से कैल्शियम निकालना। तो हर एक मोल पे 2 मोल इलेक्ट्रॉन आपको यहां पे चाहिए होंगे। बट कितने मोल है, इस वाले क्वेश्चन में तो बोला गया था 1 मोल है, यहां पे 1 मोल नहीं बोला गया, यहां पे मास गिवन है। आओ भाई, तो मोल्स ऑफ कैल्शियम जो आपको चाहिए उसका फॉर्मूला होगा मास अपॉन में मोलर मास। तो यहां पे हमारे पास आ जाता है 0.5 मोल, ठीक है। अब अगर मैं आपको बोलूं कि चार्ज रिक्वायर्ड कितना होगा भाई, तो हर एक मोल पे आपको 0.5 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए, मोल ऑफ कैल्शियम। हर एक मोल पे सॉरी आपको 2 मोल चाहिए, 2 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए, और कितना है आपके पास? 0.5 है। तो आंसर कितना आ गया? 1 मोल इलेक्ट्रॉन। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है 1F हो गया। यस, हाँ एक बच्चा कह रहा है 96500, नहीं बेटा आपको एफ में ही आंसर छोड़ना है, तो इसलिए 1F आ गया, ठीक है। चलो अब इससे ही मिलता जुलता क्वेश्चन हमारे पास ये आ जाता है, ट्राई करोगे क्या? ट्राई करो, चलो इसका फर्स्ट पार्ट मैंने कराया, अभी सेकंड पार्ट जल्दी से ट्राई करो इसका, बिना देर लगाए। मैं 10 कह रहा हूं, मैं 30 सेकंड के बाद आपसे शुरू करूंगा, जल्दी कर दो लेकिन। इसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगा। यस, ठीक है। मानवी का आई होप सब मानवी ने ईमानदारी से किया है, मानवी का आ गया है, पिंचू भाई का भी आ गया है। पिंचू भाई, अरे यार अपने सही नाम से आ जाया करो यार क्लास में, मैं हटा दूंगा अगली क्लास से कोई ऐसे नाम से आया। पिंचू भाई किसका नाम थोड़ी ना होता है, और अगर है भी तो घर में होगा ना बेटा, ढंग से नाम से आया करो। हम्म
ठीक है, चलिए काफी बच्चों का आंसर 4.4 आ चुका है। आओ करते हैं। तो पहली बात तो एल्यूमिनियम निकालना है एल्यूमिनियम ऑक्साइड से। अब अगर आपको एल्यूमिनियम ऑक्साइड से एल्यूमिनियम निकालना है तो बेसिकली आपको एल्यूमिनियम +3 से एल्यूमिनियम निकालना है, और इसके हमारे पास 3 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे यहां पर। लेकिन है कितने हमारे पास, तो मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम जो आपको बनाने हैं वो है 40 अपॉन में 27, इतने मोल आ गए। सही है, ठीक है। अब यहां से अगर मैं निकालूंगा चार्ज रिक्वायर्ड कितना होगा भाई, तो 40 अपॉन में 27 मोल है, और हर एक मोल पे आपको 3 चाहिए। इसको इससे डिवाइड किया तो 9 आ गया, तो आंसर आ गया 40/9f। अब 40/9f का मतलब 4.44, जो कि आप सबने बिल्कुल सही निकाला है आंसर। तो मोस्टली बच्चों ने सही आंसर निकाला, 4.44 फराड। फराडे यहाँ पे आंसर आ गया। ठीक है, एल्यूमिनियम तो 2 है, नहीं इससे क्या फर्क पड़ता है, एल्यूमिनियम 2 है वो कैसे पता चला आपको, एल्यूमिनियम कितने मोल्स चाहिए वो निकालोगे ना। एल्यूमिनियम 2 नहीं है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड से आपको एल्यूमिनियम निकालना है। तो निकालना तो आपको एक ही एल्यूमिनियम है ना, आप कितने मोल निकालने हैं वो हमने नीचे कैलकुलेट तो किया। नहीं नहीं नहीं, वो गलत सोच रहे हो आप। ठीक है, डन है। अब जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में आपको मास दे रखा था और पहले मोल्स निकालने थे, इस वाले क्वेश्चन में सीधा आपको पहले से ही मोल्स गिवन है और आपको चार्ज रिक्वायर्ड पूछा है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन्ड नहीं है कि चार्ज फराडे में पूछा गया है या कूलम में। तो जब नहीं मेंशन्ड है तो ऑब्वियस सी बात है हम कूलम में ही निकाल के आएंगे, बिकॉज चार्ज की एक्चुअल यूनिट कूलम ही है। ठीक है, हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड टू रिड्यूस अगेन 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम +3 से अगर आपको एल्यूमिनियम निकालना है तो यहाँ पे 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो आएंगे। तो 1 मोल पे 3 मोल आए तो चार्ज रिक्वायर्ड कितना हो गया भाई, चार्ज रिक्वायर्ड कितना हो गया भाई, 3 इंटू में एफ। तो या फिर 3 इंटू में 1f, अगर मैं अभी फिलहाल f में निकालता हूं तो आंसर आ गया 3f। और अगर कूलम में निकालना है तो 96500। सेफर साइड दोनों में निकाला ना है ना भाई, इसको भी मार्क कर देना, इसको भी मार्क कर देना, टीचर को जो पसंद आए मार्किंग स्कीम में जो हो वो चल जाएगा। ठीक है, चलिए जैसे अब इस वाले में सेकंड पार्ट मैं करता हूं, थर्ड आप करेंगे, मैच करेंगे। 1 मोल ऑफ कॉपर +2 से कॉपर आपको निकालना है। तो कॉपर +2 से आपको निकालना है कॉपर, जिसके लिए आपको 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होंगे। तो यहां से सीधा मैं बिना फॉर्मेलिटी के अगर काम करूं तो चार्ज रिक्वायर्ड जो है वो आपके पास 2f है, या फिर 2 इंटू में 96500, इतना कूलम है। तो ये भी आंसर आ गया और ये भी आंसर आ गया। अब जल्दी से थर्ड पार्ट कर दो और अपना अपना आंसर एफ में ही लिख दो जो भी आ रहा है, ऑब्वियसली बात है उसके बाद 96500 से मल्टीप्लाई तो हो ही जाएगा। चलिए हाँ, थर्ड का आंसर कुछ बच्चे कह रहे हैं 4f आ रहा है, कुछ बच्चे कह रहे हैं 3f आ रहा है, बहुत जल्दी निकाल दिया। ठीक है, कुछ बच्चे 5f भी कह रहे हैं, कुछ बच्चे 2f भी कह रहे हैं। ठीक है, 11f 1f, अरे भाई साहब, अरे भाई साहब, बहुत अजीब अजीब आंसर, बहुत अजीब अजीब आंसर। आओ चेक कर लेते हैं। आपको 1 मोल MnO4 माइनस से Mn+2 बनाना है। अब अगर आपको MnO4 माइनस से आपको अगर Mn+2 बनाना है तो आपको पता होना चाहिए कि Mn यहां पे किस फॉर्म में है। तो Mn यहां पे है +7 की फॉर्म में। अब 7 की फॉर्म में है तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि Mn+7 से आपको +4 जाना है, यानी कि 5 मोल इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो चाहिए होंगे। तो बेसिकली यहां पे जो आंसर आ गया चार्ज का, चार्ज रिक्वायर्ड का, वो 5f आ गया क्योंकि 5 मोल चाहिए। और 5f का मतलब 5 इंटू में 96500, यानी कि इतना कूलम हमारे पास आंसर आ गया। तो 5f करेक्ट आंसर है। नहीं नहीं अब तो तेज हो रहे हो, बहुत सारे बच्चों ने अलग अलग आंसर दिया था, 1f दिया था, 3f दिया था, 11f भी दिया था, लेकिन 5f भी कुछ बच्चों ने दिया था और 5f ही हमारा करेक्ट आंसर है। सर ये +7 कैसे आया बेटा, इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि आपको 11th क्लास का रिडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आता ही नहीं है, तो ये बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। प्लीज आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीखें,
बिकॉज अगर आपको नहीं आया तो ये 1 मिनट में नहीं आ जाएगा मेरे समझाने से। पूरा एक प्रोसेस है ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, जो 11 में सीखा था आपने, है। अगर आप भूल गए हो तो आप अगेन रेडॉक्स का वन शॉट देख सकते हो। बाकी मैं ट्राई करता हूं आपको एक ही में समझ में आ जाए। MnO4 माइनस है, जो भी ओवरऑल चार्ज होता है वो टोटल ऑक्सीडेशन नंबर होता है। इसका अगर मैं x मान लूं और ऑक्सीजन का -2 होता तो 4 इंटू में 2 -8 हो गया। ये इधर जाएगा तो +7 हो जाएगा। बट अब आप बोलोगे कि ऑक्सीजन का -2 क्यों हुआ, क्या हमेशा -2 होता है? अब ये बहुत सारे सवाल है और सारे सवालों के जवाब आपको ऑक्सीडेशन नंबर में ही मिलेंगे। खैर चलिए, आपको याद होगा इस सवाल के बारे में मैं बात कर रहा था आपसे लास्ट क्लास में कि ये एनसीईआरटी का एक सवाल है, जो कि हमारे फैराडेज लॉ का आखिरी सवाल भी होगा। ये सवाल मुझे काफी पसंद है और ये सवाल एग्जाम में भी काफी आया हुआ है। अभी जब मैं विनर सीरीज से क्वेश्चन डाल रहा था तो ये एग्जाम में भी आया हुआ है, बस फर्क है कि वैल्यूज अलग आ गई। ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आया हुआ है बट वैल्यूज अलग है, ताकि काम आसान हो जाए, कैलकुलेशन अलग आसान हो जाए, सब आसान हो जाए। ठीक है ना? हाँ ठीक है बेटा, 7 से 2 जाएंगे तो 5 का फर्क आएगा ना बेटा। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं पहले दिल लगा के, बिकॉज अच्छा क्वेश्चन। 3 इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स है हमारे पास ABC, और एक में जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है, एक में सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन है, एक में कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, और इन्हें सीरीज में कनेक्ट किया गया। यहां पे ये काफी कीमती शब्द है, सीरीज में कनेक्ट किया गया। अ स्टेडी करंट ऑफ 1.5 एम्पियर, 1.5 एम्पियर का एक करंट पास कराया गया, was passed through them until 1.45 ग्राम ऑफ सिल्वर। कब तक वो करंट पास कराया गया? जब तक 1.45 ग्राम सिल्वर डिपॉजिट नहीं हो जाता है कैथोड पे। ठीक है। हाउ लॉन्ग डिड द करंट फ्लो, यानी कि आपको यहां पे हाउ लॉन्ग बोला है, यानी कि आपको यहां पे टाइम निकालना है। ये पहला पार्ट है। दूसरे पार्ट में आपको निकालना है अगर वही सेम समय के लिए कॉपर और जिंक के सॉल्यूशन में भी पास कराया गया तो आपको बताना है कितना कॉपर और कितना जिंक डिपॉजिट होगा। तो ऑब्वियस बात है ये फैराडेज फर्स्ट लॉ और फैराडेज सेकंड लॉ से हो जाएगा। चलिए, तो सबसे पहले हम इसके पहले सवाल के जवाब की तरफ चलते हैं। हमारा जो मास ऑफ सिल्वर डिपॉजिट हुआ है, मास ऑफ सिल्वर जो हमारा डिपॉजिट हुआ है, जिसको मैं WB बोल रहा हूं क्योंकि D ही हमारा सिल्वर का कंटेनर था, वो हमारे पास 1.45 ग्राम हुआ है। ठीक है। और जो करंट पास कराया गया था 1.5 एम्पियर था। आपको टाइम निकालना है। तो अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, अच्छा फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस लिखना जरूरी है, क्योंकि बेटा फिजिक्स में भी हमारे 6th चैप्टर में EMI में फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी आएगा, यानी कि फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस लिखना जरूरी है। ठीक है। यहां पे W इज इक्वल टू ZIT का फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे, जो हमने लास्ट क्लास में सीखा था। मास डिपॉजिट हुआ है 1.45, जो Z होता है वो इक्विवेलेंट वेट होता है। इक्विवेलेंट वेट, अब सिल्वर नाइट्रेट है, AgNO3 है, तो उसमें AgNO3 में Ag की वैलेंसी हमारे पास 1 होती है। इसका मास शायद 108 होता है, बाकी मैं भी कंफर्म करता हूं, मुझे याद नहीं है सिल्वर का मास। और I हमारे पास ऑब्वियस बात है 1 से 30 तक आपको याद करना है। सिल्वर का मोस्ट प्रोबेबली एग्जाम में गिवन ही, मोस्ट प्रोबेबली का गिवन ही है, घबराओ मत। और I हमारे पास 1.5 है, और टाइम हमें यहां से निकालना, और आप भूले नहीं डिवाइड में 96500 भी होगा। अगर आप लास्ट क्लास में थे तो आपको पता होगा कि डिवाइड में 96500 की बहुत इंपॉर्टेंस है। ठीक है। बाकी मैं यहां पे एक बारी सिल्वर का मोलर मास एक बार सर्च कर लेता हूं। मोलर मास ऑफ सिल्वर, तो मोलर मास ऑफ सिल्वर होता है 107.8 विच इज 108, यानी कि सही लिखा है हमने। ठीक है। अब यहां से हम एक बार टाइम को कैलकुलेट कर लेते हैं। ये पूरा क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा क्योंकि आगे वाले पार्ट कनेक्टेड है। टाइम यहां से आ जाएगा हमारे पास 1.45 इंटू में 96500 अपॉन में आ जाएगा 108, और इंटू में हमारे पास आ जाएगा 1.5। तो यहां से हम एक बार टाइम जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है। तो यहां पे मैं खोल लेता हूं कैलकुलेटर, तो हमारे पास आ जाएगा 1.45 इंटू में 96500 डिवाइडेड बाय 108 डिवाइडेड बाय 1.5, तो आंसर आ गया है 863.73 सेकेंड्स। अगर मैंने सब कुछ सही किया है
तो ये हमारा आंसर होना चाहिए। तो ये हमारे पास टाइम आ गया, ठीक है। हाउ लॉन्ग पूछा था, तो इतनी देर के लिए हमें करंट फ्लो कराना होगा। अब इसके बाद आपसे अगले पार्ट में पूछा है कि मास ऑफ कॉपर और मास ऑफ जिंक कितना डिपॉजिट होगा। यहां पे मैं फराडे जी का सेकेंड लॉ लगा दूंगा। क्या बोलता है भैया, मास ऑफ कौन, कॉपर अपॉन में, मैं ऐसे लिखता हूं मास ऑफ कॉपर ताकि आप कंफ्यूज ना हो, अपॉन में मास ऑफ सिल्वर का फॉर्मूला होगा जेड ऑफ कॉपर अपॉन में जेड ऑफ सिल्वर। ये हमारे पास फराडे जी का सेकेंड लॉ था, अगर आपको याद हो। हाँ, इसको मिनट में भी छोड़ सकते हैं, सेकंड में भी छोड़ सकते हैं, कुछ बोला नहीं हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम लोग बात करें, व्हाई डोंट वी गेट द रिकॉर्डेड लेक्चर्स। अंजलि, अंजलि, अंजलि आपने धड़कन मूवी देखी अंजलि? उसमें वो कहता है सनी, सॉरी सनी देओल कह रहा हूं, सुनील शेट्टी, अंजलि तुम मुझे भूल जाओ, ये मैं होने नहीं दूंगा, और मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता। अंजलि, अंजलि कैसी बातें कर रहे हैं आप, रिकॉर्डेड लेक्चर रोज मिलते हैं अंजलि। हम्म चलिए बताओ कैसे निकालेंगे मास ऑफ सिल्वर, ओ सॉरी मास ऑफ कॉपर। मास ऑफ कॉपर निकालने के लिए हमें मास ऑफ सिल्वर पता होना चाहिए जो कि 1.45 है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर 63.5 अपॉन में कॉपर की यहां पे वैलेंसी क्या है, कॉपर सल्फेट है देखो, यानी कॉपर यहां पे +2 फॉर्म में, ठीक है। और डिवाइड में हमारे पास आ गया ये 108, और इसकी जो वैलेंसी है वो तो 1 ही है। तो यहां से सॉल्व करके आप मास ऑफ कॉपर निकाल सकते हो। बिल्कुल यही इस्तेमाल करके आप मास ऑफ जिंक भी निकाल सकते हो। कैसे? सेम। तो मास ऑफ जिंक अपॉन में मास ऑफ सिल्वर इज इक्वल टू, अगेन यहां पे इक्विवेलेंट वेट ऑफ जिंक, इक्विवेलेंट वेट ऑफ जिंक अपॉन में इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर। अब जिंक के लिए हम क्या लेंगे भाई, तो जिंक भी यहां पे +2 फॉर्म में है क्योंकि यहां पे जिंक सल्फेट है। तो ठीक है। डन है। हाँ, 63.5 कैसे आया, आयुष भट्टा जी कह रहे हैं 63.5 कैसे आया, आयुष भट्टा जी। आई होप आपको पता नहीं है कि जो कॉपर है उसका मोलर मास 63.5 होता है। चलिए डन है। सर क्या हम यहाँ पे फर्स्ट लॉ लगा के दो सेपरेट इक्वेशन बना के डिवाइड कर दे बेटा? फिर आप गंदी बात कर रहे हो ना, देखो आप गंदी बात कर रहे हो ना, मैं घर आके मुक्का मारूं तुम्हारे, हैं आचना, गलत बात कर रहे हो ना बेटा। जब बनाया ही गया है सेकेंड लॉ इसके लिए, तो फिर फर्स्ट लॉ लगा के डिवाइड करके अपनी मेहनत क्यों बढ़ानी बेटा? चलो ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे आते हैं जो कि हमारे पास एक्चुअली में विनर सीरीज का है। कोई सवाल मन में चल रहा है तो पूछ लीजिए, काम का सवाल पूछना, कोई ये नहीं पूछेगा पढ़ाई से अलग सवाल प्लीज, ठीक है। फर्स्ट लॉ से सेपरेट, ये लो वही सवाल सीरीज में है इसलिए हमने फराडे जी का सेकंड लॉ इस्तेमाल कर लिया। यस, बिकॉज करंट दोनों में सेम है, टाइम दोनों में सेम है, तो हमने फराडे जी का सेकंड लॉ भी इस्तेमाल कर लिया। अगर दोनों में अलग अलग करंट होता तो मैं दो इक्वेशन बनाता, डिवाइड करता, सेंस बनती, बट अभी कोई सेंस ही नहीं है इस बात की। हाँ, कोई सवाल है क्या? व्हेन यू वी सॉल्व विनर सीरीज, तो अगला सवाल ही विनर सीरीज है। अगर पैरेलल में होगा तो क्यों होगा बेटा, पैरेलल में क्यों होगा, नहीं होगा। हाँ, और अगर पैरेलल में होगा भी तो आपको दोनों में अलग अलग कितना कितना करंट जा रहा है वो दे रखा होगा। हाँ, फिर फर्स्ट लॉ लगेगा। हम्म, इस पार्ट से सवाल एग्जाम में आते हैं, हाँ आते हैं। डन है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब सुनो, ये जो क्वेश्चन है बेटा, ये वैसे तो विनर सीरीज में मैंने क्वेश्चन लेके आया हूं, लेकिन ऐसा एक काइंड ऑफ सेम क्वेश्चन, मतलब इससे आसान क्वेश्चन एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट में भी है। वो जब आप इन टेक्स्ट पढ़ोगे आपको मिलेगा जहां पे क्वेश्चन में पीएच 10 दे रखा है, यहां पे क्वेश्चन में हमें पीएच 5 दे रखा है।
सिमिलर क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैं ये करवा रहा हूं, वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर द गिवन हाफ सेल, जहां पे आपको पीएच जो है वो 5 दे रखा है। अब जैसे ही बच्चा पीएच वर्ड देखता है, उसमें मोस्ट ऑफ द बच्चों का दिमाग थोड़ा है खराब हो सकता है कि यार पीएच कहां से आ गया। इस पूरे क्वेश्चन में, इस पूरे चैप्टर में ही कहीं पे पीएच का तो हमने काम पढ़ा नहीं है। आओ देखो, आपको रिएक्शन दे रखी है, आर की वैल्यू दे रखी है, सब दे रखा है, ठीक है। अब आप सबसे पहले यहां से नर्स्ट इक्वेशन अगर बनाओगे तो आप क्या बनाओगे, ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस, क्योंकि टेम्परेचर 298 है तो 0.059 बाय एन लॉग प्रोडक्ट में जो आयंस है, जो कि हमारे पास H प्लस है, लेकिन उसकी पावर 4 आएगा क्योंकि यहां पे पावर 4 है, अपॉन में रिएक्टेंट में जो आयंस है, रिएक्टेंट में कोई आयंस नहीं। यहां से मैं निकालूंगा ई सेल, ई नॉट सेल की वैल्यू मुझे क्वेश्चन में 1.23 दे रखी है, 0.059 बाय एन कितना होगा, एन कितना आया भैया यहाँ पे, क्या यहाँ पे हमने जो है 2H प्लस लिया और यहाँ पे O जो है, अगर मैं आपको दिखाऊं, O जो है हमारे पास, O जो है हमारे पास, क्या वो -2 है? अरे बोलो, O जो है -2 है, 2 इंटू 2 4, तो -4 से आप 0 जा रहे हो, तो 4 आ गई एन की वैल्यू। एन की वैल्यू समझ नहीं आई होगी, दोबारा समझा देता हूं। एन की वैल्यू 4 आ गई, एन की वैल्यू 4 आ गई, दोबारा समझा देता हूं, देखो। अच्छा समझाना क्या, वैसे यहाँ पे लिखा ही हुआ है, लो ये लो, और आसान हो गया। यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन लिखा है भाई, तो एन की वैल्यू 4 आ गई, ठीक है। लॉग, अब ये जो 4 है उसको मैं और आगे लेके आ सकता हूं, आपको पता है 4 लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो 1.23 माइनस 0.059 अंदर बच जाएगा लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। क्या आप जानते हैं कि पीएच का फॉर्मूला क्या होता है? आई होप आप सबको पता है कि पीएच का फॉर्मूला होता है माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। पीएच का फॉर्मूला होता है माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। तो यहां से अगर मैं माइनस को अंदर ले जाता हूं, तो मेरे पास ई सेल का फॉर्मूला आ जाता है, ई नॉट सेल प्लस 0.0, या इसकी वैल्यू हम डाल चुके थे 1.23, प्लस माइनस लॉग प्लस 0.059 माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। तो बेसिकली मैंने क्या किया, मैंने एक चालाकी करके इस माइनस को इधर ले गया। अब माइनस लॉग H प्लस हमारे लिए पीएच हो जाता, तो 1.23 प्लस में 0.059 इंटू में ये पीएच बन गया, पीएच बन गया, और पीएच की वैल्यू हमें क्वेश्चन में ही 5 दे रखी है, तो 0.059 इंटू में हमें 5 दे रखी है। इसको आपने सॉल्व किया, इतना वोल्ट हमारे पास ई सेल आ गया। प्यारा सवाल है, अरे प्यारा सवाल है क्या, प्यारा सवाल है। तो ध्यान रखना है आपको कि आपको अगर इस क्वेश्चन में, किसी भी क्वेश्चन में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के पीएच दे रखा है, तो आप समझ जाना कि वो नर्स्ट इक्वेशन में माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस बनेगा कहीं ना कहीं, या बनाना पड़ेगा, और फिर उसकी जगह पे पीएच आ जाएगा। तो एक बार ये क्वेश्चन देख लो, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है। हाँ, अच्छा था क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। गुलाब का फूल भी आ गया प्रिया जी के द्वारा, शुक्रिया जी। चलिए तिगड़मबाजी क्वेश्चन, ठीक है आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बहुत ही बेसिक सवाल है, दिल्ली 2024 में है। यह सवाल लाने के पीछे का कारण क्या था, यह दिखाने के लिए कि क्या देखो कैलकुलेशन ज्यादा आ रही है कम आ रही है, ये भी देखना है आपको, ठीक है ना। देखो log 10 की वैल्यू भी आपको क्वेश्चन में गिवन है। देखो वैसे तो मैं आपको एक बात बताऊं, विनर सीरीज जब बन रहा था, तो विनर सीरीज जब बन रही थी, जब पीवाई के क्वेश्चन डल रहे थे, तो बहुत सारे क्वेश्चन में ऐसा भी है कि वो किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन के पार्ट्स भी डले। जैसे मान लो बोर्ड में कोई सवाल आया है, बोर्ड में मान लो कोई सवाल आया है 23 का, ए पार्ट है, बी पार्ट है, सी पार्ट है। अब ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट में से मुझे लगा कि ये बी पार्ट डलना चाहिए, तो मैंने बी पार्ट डलवा दिया। अब मान लो बी पार्ट में कहीं पे लॉग की जरूरत है और वो सी पार्ट के नीचे दे रखा है, तो वो रह भी सकता है। पर आपको समझना होगा कि बेटा आपके एग्जाम में लॉग की वैल्यूज ये सब गिवन आएगा, आपको उसको टेंशन नहीं लेनी है। सीबीएसई बोर्ड में, सीबीएसई बोर्ड में आज से 4-5 साल पहले, या फिर हो सकता है उससे ज्यादा पहले ही,
लॉग टेबल हमारे टाइम पे क्या होता था, जब हम लोग केमिस्ट्री का पेपर देते थे तो लॉग टेबल मिलती थी। एक क्लासरूम होता था जिसमें बच्चे पेपर दे रहे हैं सेंटर पर जाके, मान लेते हैं एक क्लासरूम में 30 बच्चे बैठे हुए लेटर से, अब उन 30 बच्चों को 3-4 लॉग टेबल मिलती थी बस, और वही सर्कुलेट होती थी, जिसको चाहिए होती थी वो हाथ खड़ा करता था। इससे बहुत टाइम वेस्ट होता था, प्लस एक प्रॉब्लम इससे और होती थी, बहुत सारी लॉग टेबल्स में लॉग के फॉर्मूले होते थे, तो बच्चे वहां से चीटिंग कर लिया करते थे, और किसी किसी स्कूल में लॉग टेबल अवेलेबल नहीं हो पाती थी, तो बच्चे का टाइम वेस्ट होता था। तो बहुत सारे कारणवश ये सब सिस्टम हटा दिया गया और लॉग की वैल्यूज देने लग गए वो लोग। ठीक है, कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ द सेल, जिसमें आपके पास ये इक्वेशन है और आपको ये दे रखा है कि ई नॉट सेल आपके पास इतना है। ठीक है, शुरू करते हैं। पहले तो नर्स्ट इक्वेशन बनाते हैं हम लोग। तो नर्स्ट इक्वेशन अगर मैं बनाऊंगा तो ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल, E cell is equals to E naught cell minus 0.059 by n log प्रोडक्ट के आयंस, जो कि हमारे पास निकल +2 है, रिएक्शन बैलेंस्ड है ना, एक बार देख लेते हैं, अपॉन में, हाँ रिएक्शन बैलेंस्ड है, अपॉन में Ag प्लस की पावर 2, और टेम्परेचर गिवन नहीं है, तो मैंने आपको बताया था जब टेम्परेचर गिवन नहीं हो आप 298 लोगे। ठीक है, अब यहां पे हमारे पास E नॉट सेल जो है वो 1.05 है, माइनस 0.059 बाय n की वैल्यू हमारे पास 2 है। ऐसे बहुत क्वेश्चन हमने किए। लॉग, अब निकल की जो कंसेंट्रेशन हमारे पास वो 0.1 यानी 10 की पावर -1 है, और नीचे हमारे पास 10 की पावर -2 का स्क्वायर 10 की पावर -4 है। ये ऊपर जाके हमारे पास 1.05 माइनस 0.059 अपॉन में 2, ये हमारे पास 10 की पावर -3 बचेगा, जो कि ऊपर जाके 10 की पावर 3 हो जाएगा, जो कि 3 log 10 हो जाएगा, और 10 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है, वैल्यू पुट हो जाएगी और आ जाएगा। द पॉइंट इज की बस ये दिखा रहा था कि पेपर में सवाल कुछ इस प्रकार से आते हैं। ठीक है, हाँ डन है, ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ये सवाल सेम ऑल इंडिया 2026 का है, तो होमवर्क दे देता हूं। ठीक है, होमवर्क दे देता हूं। ठीक है, आगे सवाल करते हैं। कह रहे कैलकुलेट डेल नॉट एम फॉर एसिटिक एसिड। आपको एसिटिक एसिड के लिए डेल नॉट एम निकालना है, और आपको उसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी अल्फा भी निकालना है। अगर उसकी मोलर कंडक्टिविटी ये है, तो पहले तो हम मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन निकालेंगे। मुझे बताना क्या ये बात सही है कि नहीं, क्या आप मेरी बात से सहमत हो, यस और नो बताना, कि अगर मुझे मोलर कंडक्टिविटी एसिटिक एसिड यानी CH3COOH की निकालनी है, अगर मुझे मोलर कंडक्टिविटी एसिटिक एसिड की निकालनी है, तो मुझे मोलर कंडक्टिविटी सोडियम एसीटेट यानी CH3CO- को ऐड करना होगा, और मुझे इसमें ऐड करना होगा HCl ऐड करना होगा। इससे क्या होगा, मुझे मिल जाएगा CH3COO, और यहां से मुझे मिल जाएगा H, लेकिन जो मुझे एक्स्ट्रा मिलेगा वो मिलेगा Na और Cl। तो क्या आप मेरी बात से सहमत हो कि मैं इसमें से NaCl की मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन माइनस कर दूं? अगर आप मेरी बात से सहमत है तो थम्स अप दे दो। ऑल दो मैंने आपको इसके ऊपर भी 2-4 क्वेश्चन पहले कराए हुए, लेकिन ये 2025 में आया हुआ सवाल है। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो थम्स अप दे दीजिए। डन। मौला मेरे दिल है मेरी जान। ठीक है, ये ऐसे नो तो नहीं है ना कोई? वेरी नाइस। चलिए, अब अगर ऐसा है तो हो गया सवाल खत्म। तो यहां से मुझे एसिटिक एसिड के लिए मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा, ये हमारे पास कितना आ गया भैया, 91 आ गया। कितना आ गया, 91 आ गया। प्लस में HCl हमारे पास कितना आ गया, 426 आ गया। माइनस में NaCl मेरे पास 126 आ गया। इसको सॉल्व कर लेते हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सॉल्व कर लेते हैं। क्या आंसर आ रहा है भाई, तो 91 प्लस में 426 प्लस सॉरी माइनस में 126, तो आंसर आ जाता है 391 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स में आंसर आ गया। क्या मैंने सही किया है क्या, 391 सही आ रहा है क्या? हाँ 391, बिकॉज अल्फा बहुत अजीब आएगा इससे। खैर, अब यहां से हमें अल्फा अगर निकालना है तो अल्फा होता है डेल एम अपॉन में डेल नॉट एम।
डायलेमा में क्वेश्चन में गिवन है 48.1 और ये हमारे पास आया है 391। थोड़ा अजीब आया है, बाकी ठीक है, बाकी ठीक है। वैसे तो ऐसा नहीं आना चाहिए था, बट ठीक है, आया भाई, पेपर की मर्जी है। तो 48.1 डिवाइडेड बाय 391, तो आंसर आ गया है 0.123। चलो ये हमारा आंसर आ गया। डन है। हम्म, खुद से विनर सीरीज कब सॉल्व, देखो एक बच्चा, कल हमारा गूगल मीट हुआ था, कुछ बच्चों से आज है, जस्ट इस क्लास के बाद भी गूगल मीट सेशन है मेरा। तो आ, मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है, एक बच्चे ने एक सवाल पूछा कल कि सर अगर हम आप जैसे हमारा सिलेबस जो चल रहा है, अगर हम आपसे आगे बढ़ जाएं तो कोई दिक्कत है क्या? तो मैंने उस बच्चे से बोला कि देखो, मेरे से आगे बढ़ने से या अपने स्कूल से आगे बढ़ने से या अपने ट्यूशन जहां भी आप पढ़ाई करते हैं अच्छे से, उनसे आगे बढ़ने के नुकसान है। नुकसान क्या है? देखो, अगर आप आगे बढ़ते हो तो आप जो पीछे टॉपिक आपके ट्यूशन में, आपके पेड बैच में कहीं पे भी हो रहा है, इसका यह मतलब है कि आप उसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं बना पाओगे ना, क्योंकि आपके पास लिमिटेड समय। तो बेस्ट ये रहता है कि अगर आपको लग रहा है कि हमारा यहां पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ गया, आपने वो क्वेश्चंस भी कर लिया और आपके पास फिर भी टाइम बच गया, तो आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने चाहिए। आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने चाहिए, आपको विनर सीरीज के सवाल करने चाहिए, आपको और पीवाई क्यूज करने चाहिए, आपको और एग्जाम्पलर करने चाहिए, आपको और एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने चाहिए, ताकि उस चैप्टर पे आपकी पकड़ मजबूत बनी रहे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। एमसीक्यूज आ गए अब, क्योंकि कुछ एमसीक्यूज आ गए तो जल्दी जल्दी आप एमसीक्यू सॉल्व करेंगे और हम एक साथ फिर उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास शायद अगले 4 एमसीक्यूज ही हैं। एक, यस, दो, यस, तीन, यस, चार। तो हमारे पास ये 4 एमसीक्यूज हैं, इन्हें करते हैं फिर घर चलते हैं। जल्दी जल्दी करो, मैच करूंगा। चलो स्टार्ट, शुरू हो जाओ। ठीक है, अगला सवाल, सबके आंसर एक साथ डिस्कस करेंगे। कितना टाइम दे विनर सीरीज को सॉल्व करने के लिए? जब तक आप पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, मैंने ये बहुत जगह बताया है, फिजिक्स रोड मैप वाली क्लास में भी बताया था। फिजिक्स पढ़ने के लिए 10% टाइम थ्योरी को देना, 90% टाइम क्वेश्चंस को देना। केमिस्ट्री पढ़ते वक्त आपको 20% टाइम एनसीईआरटी को पढ़ने में देना है, 20% टाइम नोट्स पढ़ने को देना है जो हम पढ़ाएंगे। ये मैं बात कर रहा हूं आपकी सेल्फ रिवीजन, सेल्फ स्टडी के दौरान। और बचा हुआ 60% आपको क्वेश्चंस पे देना है। फिजिक्स में एनसीईआरटी नहीं पढ़नी,
क्वेश्चंस करना अलग है, एनसीईआरटी नहीं पढ़ना। ठीक है, अगला। अब यहां पे थोड़ा ध्यान से सुनना। द वैल्यू ऑफ एस एन प्लस टू स्लैश पीबी मतलब डिवाइड बाय पीबी प्लस टू शुड बी एंटी लॉग ऑफ, यानी आपको एंटी लॉग निकालना नहीं है, आपको एंटी लॉग के टर्म में ही आंसर पूछा है। और ये पीवाई क्यू सवाल है शायद, या फिर शायद ये एग्जाम्पलर क्वेश्चन है, लेकिन यहां पे आपको एंटी लॉग निकालना नहीं है, आपको एंटी लॉग के फॉर्म में ही वैल्यू पूछी है। जल्दी करो। हाँ ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। सॉरी सॉरी सॉरी। चलिए आखिरी सवाल, फिर हम इसके जवाब देंगे आपको। आखिरी सवाल फिर जवाब देंगे। सर मेरे क्वेश्चन का आंसर डाउट सेशन में कोई नहीं दे रहा है, मैं बात कर लूंगा बेटा। वैसे तो थोड़ा समय लगता है, बच्चे बहुत सारे सवाल पूछते हैं, 3 लोग बैठे होते हैं वहां पे डाउट लेने के लिए। मैं फिर भी एक बार आपके नाम से मोहम्मद फैजान मैं बोल दूंगा, ठीक है। चलिए करते हैं बेटा, आ जाओ आ जाओ, करते हैं। यार मेरे बच्चे का खिलौना रह गया यहाँ पे, थॉर। दिख रहा है आपको? थॉर दिख रहा है यहाँ पे? थॉर, बिजली का देवता। चलो आओ आओ। फॉर एम जी से एम जी प्लस टू सॉल्ट ब्रिज ए जी प्लस से ए जी, करेक्ट नर्स्ट इक्वेशन आपको बतानी है। तो इसमें सबसे पहले तो आपको यहाँ पे रिएक्शन को लिखना होगा। मैंने कहा था यार नर्स्ट इक्वेशन बनाने से पहले रिएक्शन लिख लिया करो। तो यहाँ पे एम जी से आप जा रहे हो एम जी प्लस टू, और ए जी प्लस से आप जा रहे हो ए जी, ठीक है ना। अब यहां पे आपके पास जो है वो रिएक्शन को बैलेंस भी करना होगा, तो यहां पे 2 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या हमारे पास ई नॉट सेल आर टी नेचुरल लॉग तो आना ही चाहिए, बिकॉज 0.059 नहीं है। लेकिन ऊपर हमारे पास एम जी आना चाहिए और नीचे हमारे पास ए जी आना चाहिए। अगर यहां पे माइनस है तो माइनस में ऊपर एम जी आना चाहिए, तो ये गलत हो गया, ठीक है। माइनस में ऊपर एम जी आना चाहिए लेकिन ए जी की पावर 2 भी होनी चाहिए, तो ये भी गलत हो गया। अच्छा,
अब यहां पे देखो माइनस में ऊपर mg आना चाहिए, तो ये भी गलत हो गया। लेकिन ये सही कैसे, ऊपर mg आना चाहिए था, नीचे ag, लेकिन आपको यहां पे तो उल्टा लिखा हुआ है ना, उल्टा लिखा हुआ है तो यहां पे प्लस आ जाएगा। अरे उल्टा लिखा हुआ है तो यहां पे प्लस आ जाएगा। अरे उल्टा लिखा हुआ है तो यहां पे प्लस आ जाएगा, इसलिए इसका आंसर बी हो जाता है। मोस्ट ऑफ दी बच्चों ने इसका आंसर सी लिखा है, मुझे गुलाब का फूल मिलना चाहिए। जो गुलाब का फूल नहीं देगा वह एहसान फरामोश है। मोस्टली 99% बच्चों ने इसका आंसर सी लिखा है। सी आंसर कैसे हो सकता है, यहां पे एजी की पावर 2 तो है ही नहीं। तो ये क्वेश्चन आपके साथ खेल गया है और आप खेलने दे रहे हो इसको। यही तो प्रॉब्लम है, आपके साथ कोई खेलता है और आप खेलने देते हो बेटा उसको। अरे थोड़ा संभल के देखो ना यार, क्या हो रहा है आपके जीवन में। खेलना था उसने खेल लिया, सी आंसर आपने, वो चाहता था आप सी आंसर दे, उसने ये चाहा आपने दे दिया बेटा। प्यारा सवाल ओपी। गुलाब के फूल पूरी स्क्रीन पे मिलने भी चाहिए, बिकॉज यहां पे प्लस है, ये उल्टे हो जाएंगे। अभी फिलहाल ऊपर mg आना चाहिए था, नीचे एजी, ये उल्टे हैं, उल्टे हैं, होना भी चाहिए था। लेट्स गो, आगे बढ़ते हैं। ठीक, स्टैंडर्ड सेल वोल्टेज फॉर द सेल इतना इज इतना, माइनस में दे रखा है, माइनस में, ओहो। चलो अब रिएक्शन क्या है, पीबी से Pb+2 है और Sn+2 से Sn है भाई। और इसके लिए E, अच्छा मुझे याद आ गया, मुझे याद आ गया, E0 सेल 0.01 वोल्ट है। अब ये जहां तक मुझे याद आ रहा है ये माइनस नहीं था, ये शायद डैश था, जहां तक मुझे याद आ रहा है। बाकी अभी हम चेक कर लेंगे। मुझे याद आ रहा है ये डैश, पता नहीं डैश था या माइनस, क्योंकि माइनस E0 सेल हो नहीं सकता है वैसे। बाकी और एक बार मैं क्वेश्चन वेरीफाई कर लेता हूं। इफ द सेल इज टू एग्जिबिट, अगर हमारे पास ई सेल 0 रखना है, ई सेल 0 रखना है, तो आपको वैल्यू ऑफ Sn+2 से Pb+2 की बतानी है एंटी लॉग में। मैं आपको अभी बता देता हूं, मुझे पक्का यकीन नहीं है कि यहां माइनस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। मैं अभी एक बार लक्ष्य को बोल देता हूं, ठीक है लक्ष्य बाबू, लक्ष्य बाबू नहीं है, ठीक है, कोई नहीं, इसको सॉल्व करके ही देख लेते हैं। मेरे हिसाब से माइनस नहीं होना चाहिए, बाकी आओ देखते हैं। हमारे पास ई सेल का फॉर्मूला होता है E0 सेल माइनस 0.059 बाय एन। एन हमारे पास साफ दिख रहा है 2 है, लॉग प्रोडक्ट के आयंस जो कि हमारे पास Pb+2 है, अपॉन में रिएक्टेंट में हमारे पास Sn+2 है, ये 0 हो जाता है। ये हमारे पास इधर जाके माइनस 0.01 हो जाता है, ये हमारे पास माइनस 0.059/2 है। ये इधर जाके माइनस तब होता है जब मैं इसे प्लस लेता हूं तो, ठीक है, बाकी आप चेक कर लेंगे। माइनस है, माइनस है, अच्छा बच्चे कह रहे हैं माइनस है, आओ चेक कर लेते हैं। ठीक है, बच्चे कह रहे हैं माइनस है, चलो आओ चेक कर लेते हैं। अभी यहां पे कुछ बच्चे कह रहे हैं नहीं भी है वैसे, तो यहां पे हमारे पास बच गया लॉग Pb+2 से, और यहां पे हमारे पास आ गया Sn+2, ठीक है। अब इसको अगर मैं माइनस से माइनस कैंसिल कर देता हूं तो ये 0.02 अपॉन में 0.059 आ जाता है, ठीक है। और यहां पे हमारे पास बच जाता है लॉग Pb+2 अपॉन में Sn+2, और हमें वैल्यू Sn+2 अपॉन में Pb+2 की निकालनी है। कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऐसा है मेरे बच्चों, तो यहां पे हमारे पास, अगर मैं कैलकुलेटर खोल लेता हूं तो मेरे पास आ जाता है 0.02 डिवाइडेड बाय 0.059, तो मेरे पास आ जाता है 0.33, एक्चुअली 34 ही आ गया है, ठीक है। और ये मेरे पास आ जाता है लॉग ऑफ Pb+2 से Sn+2। अब अगर मैं इसको उल्टा कर देता हूं, हाँ सही बात, सही बात, सही बात। अगर मैं इसको उल्टा करना चाहता हूं तो मुझे यहां पे माइनस लगाना पड़ेगा, तो 0.34 माइनस लॉग, यहां पे आ जाएगा Sn+2 अपॉन में Pb+2 अपॉन में Pb+2, और ये माइनस चला जाएगा उधर, तो आंसर माइनस 0.34 आ रहा है, जो कि ऑप्शन में नहीं है, जो कि ऑप्शन में नहीं है। यस, जिसका मतलब ये हो गया, जिसका मतलब, जिसका मायने ये हो गए कि यहां पे माइनस होगा। अगर मैं यहां पे माइनस लगा देता हूं, अगर मैं यहां पे माइनस लगा देता हूं तो ये प्लस हो जाएगा।
अगर मैं यहां माइनस लगा देता हूं तो ये इधर जाके प्लस हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो फिर आंसर मेरे पास प्लस का 0.3 आ जाएगा। यस, इसका मतलब यहां पे माइनस है, माइनस है, यहां पे प्लस था ना, अभी जाएगा तो माइनस बच जाएगा। यहां माइनस है, यहां माइनस है, और फिर यहां पे हमारे पास माइनस की जरूरत नहीं है, तो ये जो माइनस आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास Sn +2 अपॉन में Pb +2 की वैल्यू, माइनस से माइनस कैंसिल, 0 एंटी लॉग ऑफ 0.34 आ रही है। एक बार सब बच्चे एक मुझे चेक करके बताओ जिनके पास विनर सीरीज है, क्या इसका आंसर ए आ रहा है? एक बार सारे बच्चे मुझे बताओ विनर सीरीज से देख के क्या इसका आंसर ए आ रहा है? मेरे हिसाब से ए आना चाहिए। ए आ रहा है भाई, ए आ रहा है भाई, अरे ए आ रहा है भाई। चलो जब तक आप चेक कर रहे हो मैं पिछला सवाल कराता हूं, ये ना वो रह जाए। ठीक है, 2 सवाल करा देता हूं, ये ना वो रह जाए। ठीक है, ठीक है, ए आ रहा है भाई, ए आ रहा है भाई, ठीक है ठीक है ठीक है। और अगर ए आ रहा है तो इसका मतलब है यहां पे माइनस था। ठीक है ठीक है, डन। कह रहे हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इन फराडेज यूज टू रिक्वायर इज रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीट रिडक्शन ऑफ Mn+4 से। ये मैंने आपको क्वेश्चन कराया था अभी, लेकिन थोड़ा सा अलग है। कैसे? MnO4 माइनस से अगर आपको Mn+2 जाना है तो ये +7 से आपको +2 जाना है, तो 5 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे। ठीक है, लेकिन आपके पास 500 ml ऑफ 0.5 मोलर सॉल्यूशन है, तो यहां से आपके पास जो मोल्स आपको चाहिए, मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है भैया? मोलैरिटी, मोलैरिटी इनटू में वॉल्यूम। मोलैरिटी हमारे पास 0.5 है और वॉल्यूम भी हमारे पास 0.5 है, बिकॉज ये ml में हमें लीटर में चाहिए होती है। तो 0.25 मोल्स हो गए और हर एक पे 5 चाहिए। तो अगर मुझे आंसर चाहिए तो 0.25 को मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 0.25 को 5 से मल्टीप्लाई करने पे आंसर क्या आता है? आंसर है 1.25 f आता है, क्योंकि 1.25 मोल्स हैं तो 1.25 f आंसर आ गया। यानी ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन से जो हमने किया था उससे अलग कैसे? उसमें आपको 1 मोल दे रखा था, यहां पे आपको 1 मोल नहीं दे रखा है, यहां पे आपको बोल रखा है कि भैया इतना मोलैरिटी और इतनी वॉल्यूम है। तो मोलैरिटी और वॉल्यूम से आपको पहले मोल्स निकालने पड़ गए। जो हमने आज क्वेश्चन किए थे उनमें पहले से मोल्स गिवन था, यहां पे मोल्स निकालने पड़ गए और कुछ भी नहीं। ठीक है, चलिए। कह रहे हैं इनमें से कौन सी इक्वेशन जो है वो करेक्ट है? तो इसमें से इनकरेक्ट और करेक्ट को हटाते रहते हैं। अगर मैं इसको इधर लेके जाता हूं तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा KBr प्लस NaCl। KBr प्लस NaCl में से माइनस KCl करेंगे। अगर मैं इसको इधर लेके जाता हूं तो KBr में NaCl ऐड होगा और माइनस KCl हो जाएगा, तो NaBr आ जाए। अरे अरे अरे, अगर मैं इसको इधर लेके चला जाता हूं तो KBr में NaCl अगर ऐड हुआ और उसमें से KCl माइनस हो गया तो ये तो पहला ही सही हो गया। अरे ये तो पहला ही सही हो गया, दूसरे में क्या गलती है? ये इधर जाएगा तो KBr प्लस NaCl में से अगर मैं NaBr माइनस कर दूंगा तो Na से Na उड़ गया और Br से Br, तो KCl बच जाएगा। अच्छा, इनकरेक्ट पूछा है यार, तो ये वाली भी करेक्ट हो गई, ये वाली भी करेक्ट हो गई। ठीक है, HCl और NaOH में से अगर मैं NaCl उड़ा दूंगा तो H2O बच जाएगा, ये वाली भी करेक्ट हो गई। ठीक है, इसमें क्या है? आय, अबे यार आशु कितना बड़ा बेवकूफ है तू, यहां पे सीधा देख लेता, यहां पे आय आ गया लेकिन इधर कहीं पे आय है ही नहीं। अब आय है ही नहीं तो ये आंसर गलत हो गया। आशु कितनी बड़ी बेवकूफी कर रहा है बेटा। ठीक है, चलिए डन है। तो ये वाला क्वेश्चन भी अच्छा है। तो विनर सीरीज के सारे क्वेश्चन ही मुझे लगता है आज हमने बढ़िया बढ़िया अच्छे अच्छे कर लिए। बाकी मिलते कल हमारी क्लास नहीं है, मैंने बताया कल वाली क्लास ही हम आज ले रहे हैं। ट्यूसडे को फिजिक्स के लिए मिलेंगे और वेडनेसडे को इसके बचे हुए टॉपिक करेंगे और विनर सीरीज के और क्वेश्चन करेंगे और चैप्टर हमारा वेडनेसडे को हम लोग कर देंगे खत्म, और फ्राइडे तो शुरू हो जाएगी आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। डन है, चलिए मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, हैव फन।
आपकी अगली क्लास का टाइम भी हो गया, मेरा गूगल मीट का टाइम भी हो गया। मिलते हैं, ओके बाय बाय।